हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो इस लाइव सेशन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करते हैं डियर। सभी लोग कनेक्ट हो जाएं और बहुत ही आज जबरदस्त सेशन में होने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक लंबा क्राइटेरिया है, लंबा चलने वाली प्रोसेस है, लेकिन मैं इसको इतने तरीके से मैं इसको बताने जा रहा हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग कराने जा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल विधिवत ढंग से समझ में आ जाए और ज्यादा टाइम भी ना हो, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन ज्यादा हैं। अगर एक एक चीज को हालांकि अगर एक एक चीज को पढ़ाया जाए तो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन और टॉपिक छूट रहे थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो में ही पूरी बातों को देना चाहता हूं, यानी देना चाहना पसंद करता हूं। क्योंकि डियर आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैं नाउन पढ़ा दिया, नाउन के सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ा दिया हूं और प्रोनाउन भी बता दिया हूं। लेकिन मैं प्रोनाउन से स्टार्ट करना चाहूंगा। नाउन तो मैं ऐसे भी बता दिया हूं कि व्हाट इज नाउन। द नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग। तो देयर आर सो मेनी नेमिंग वर्ड्स यू कैन से। नाउन दुनिया में जो भी दिख रहे हैं एक तरह से नाउन ही तो है, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे कॉमन नाउन हो, और चाहे आपका क्या हो, में abstract noun हो। क्योंकि there are 5 types of the nouns: proper, common, material, collective and abstract। तो इसको मैं डिफाइन कर चुका हूं, आप क्लास में पढ़ ही रहे थे। लेकिन अब मैं प्रोनाउंस, इसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को मैं आज ही समाप्त करना चाहता हूं विथ डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल, उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ, ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको आज ही कंप्लीट करना चाहता हूं। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। नाउन तो हालांकि पढ़ाई दिए हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे टोटली 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटली। नाउ अब मैं बताने जा रहा हूं जो है आपको। प्रोनाउन तो मैं बता ही दिया हूं, ठीक है। प्रोनाउन तो मैं आपको क्या किया हूं, बता दिया हूं। तो फिर भी मैं एक रिकैप करना, मैं दोहराना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रोनाउन को थोड़ी बातें हम बताना चाहेंगे। प्रोनाउन, ठीक है डियर। क्या है प्रोनाउन? जिसको हम कहते हैं सर्वनाम, हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन इट मीन्स सर्वनाम, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ठीक है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ठीक है डियर। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used in place of a noun, used in place, is used in place of a noun, ठीक है डियर। आप यहां देख पा रहे होंगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो एक संज्ञा के बदले में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है डियर। इन प्लेस ऑफ, in place of, a pronoun is a word, a pronoun is a word or used in place of a noun, used in place of a noun। for example he, she, it। for example, for example he, she, it, you, they, we, ठीक है। ही, सी, इट, यू, दे, वी, आई, एक्स्ट्रा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को बार बार नाम लिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा प्रिया पढ़ने बहुत अच्छी है, ठीक है, प्रिया बहुत अच्छी खेलती है,
कभी उसके नाम को हम लोग बार बार न लेकर मैं एक बार उसको कह दूंगा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खेलने में अच्छी हो, इस तरह से भी हम नाउन को हटा देते हैं, क्योंकि बार बार किसी के नेम लेने से जो सेंटेंस का जो सिग्निफिकेंट होता है, जो महत्व होता है, खत्म हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसके स्थान पर संज्ञा के बदले, जैसे हम लोग कहते हैं क्लास में, अगर ऑफलाइन क्लास है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिया तुम खड़ी हो जाओ, प्रिया स्टैंड अप। अगर मान लीजिए उसका नेम नहीं लेना चाहते तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, यू स्टैंड अप, तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है। या मोहन तुम खड़े हो जाओ, मोहन यू स्टैंड, मोहन ना नाम लेकर मैं उसको भी बोल सकता हूं यू स्टैंड अप, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये सारे हैं, इस सब के बदले में ये मैं लिखा हूं ए नाउन। यहां पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं डियर, ए प्रनाउन नॉट नाउन, ए प्रनाउन इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है जो यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एक नाउन के बदले में प्रयोग किया, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, बी हो गया, आई हो गया, और इत्यादि इसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक है इनका सिलसिला। हाँ, ही सी इट यू दे वी आई, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सीता, प्रिया इज ए सिंगर, प्रिया, प्रिया इज ए सिंगर, मैंने क्या बोला, प्रिया इज ए सिंगर। अब एक बात को ध्यान में रखिएगा डियर, कि प्रिया यहां पर क्या है, प्रिया यहां पर क्या है, नाउन है, प्रिया यहां पर क्या है, नाउन है। अब मैं प्रिया को हटाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिमूव द प्रिया हियर, अब मैं इसके जगह पर प्रनाउन यूज करना चाहता हूं, प्रनाउन, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, प्रिया इज ए सिंगर, अब प्रिया का नाम लेकर न लेकर मैंने बोला सी इज ए सिंगर, सी इज ए सिंगर, मैंने क्या बोला, सी इज ए सिंगर। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए और केयर कीजिए, ये सी क्या है माय डियर, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, सी इज ए सिंगर, सी क्या हो गया माय डियर, आपका सी प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रिया के बदले में मैंने शी अप्लाई किया है, क्या किया है, सी अप्लाई किया है नाउन के बदले में, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले में प्रयोग किया गया है, इसलिए सी क्या हो गया यहां पर, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मैंने यहां पर एक डिफिनेशन भी दिया हूं, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसका थोड़ा हम हिंदी भी आपको लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, हिंदी भी। चलिए इसका डिफिनेशन, सेकेंड डिफिनेशन इन हिंदी, ठीक है, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, कंफर्म क्लियर हो जाएगा। तो सर्वनाम वह शब्द है, हाँ सर्वनाम, सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो, ठीक है, मैंने क्या बोला, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, प्रयुक्त किया जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, देख लीजिए माय डियर, आप सर्वनाम, सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था, ही सी इट यू आई वी दे एक्स्ट्रा, ठीक है।
मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हूँ, ठीक है। इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन सी हो गया यहाँ पर। मैंने बोला प्रिया इज ए सिंगर, प्रिया एक गायिका है। फिर मैंने प्रोनाउन यूज करना चाहा तो मैंने बोला सी इज ए सिंगर, वह एक गायिका है। तो सी यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और प्रिया यहाँ पर नाउन हो गया। तो अभी आपको नाउन और प्रोनाउन में यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा डियर। और यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं सेकेंड डिफिनेशन, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, यू, आई, वी, दे, एक्स्ट्रा। ये क्या है, आपका प्रोनाउंस है, सर्वनाम है, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक डियर। अब ये प्रोनाउन तो हो गया, प्रोनाउन तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखिए, जो इसके बाद पॉइंट मिलता है वह है आपका एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं डियर, विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या कहते हैं, विशेषण। और इसको पहले हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं डियर। क्या करते हैं, इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। आइए हम आपको इसको डिफाइन करके दिखाते हैं। तो विशेषण क्या है, एडजेक्टिव इट मींस विशेषण, एडजेक्टिव इट मींस विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। यानी कि एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव का मतलब वह विशेषण, एक विशेषण जो है क्वालिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन, क्वालिफाइज, क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन, ए नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है। ये आप हो गया। इन एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट, ब्रेव, ठीक है, या गुड, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, वाइट, वाइट एक्स्ट्रा, व्हाइट में सफेद या गोरा भी होता है। गुड, बैड, इंटेलिजेंट, व्हाइट एक्स्ट्रा। ब्रे भी हो जाएगा, ब्रे मीन्स बहादुर, ये भी एक विशेषता है। तो ये सारी चीजें हैं। यानी कि इसका परिभाषा डिफिनेशन आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूं इसका हिंदी में भी, इसका हिंदी में भी, ठीक है। हाँ, विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो विशेषण वह शब्द है, विशेषण, विशेषण वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा यानी नाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या करता है, प्रकट करता है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को, विशेषता को क्या करता है, विशेषता को प्रकट करता है। विशेषता को क्या करता है डियर, प्रकट करता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, विशेषण, विशेषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, ठीक है।
यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ डिफाइंड इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैंने यहाँ पर लिखा हूँ डियर, एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होता है, तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन, या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम को। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, बैड, इंटेलिजेंट, वाइट, एक्स्ट्रा, ब्रेव, विशेषण व शब्द है। हाँ, ये क्या करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन, ये क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करेगा, क्वालिफाइज करेगा। यानी विशेषण वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, विशेषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आइए मैं दिखा दे रहा हूं आपको सेंटेंस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने कहा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यू आर एन, यू आर एन इंटेलिजेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तुम एक सज्जन लड़के हो, तुम एक सज्जन लड़के हो। अब ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन है, यू क्या प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा और नाउन को भी क्वालिफाई करेगा। या मैं कह देता कि मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय, ये भी सही बात है, और ये भी सेंटेंस यूज होता है हम लोग की प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में। मैंने आप ही का नाम लिया, जैसे मैंने बोल दिया कि रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, रिया क्या है, एक सज्जन लड़की है, ठीक है। या फिर मैंने बोला सोनम इज एन, सोनम इज एन आइडियल गर्ल, एक आदर्श लड़की है। या आप लड़कों का ही नाम लेते हैं, जैसे सनातन जी हो गए, और भी जैसे मान लीजिए दिलखुश जी हो गए, तो आप लोग का भी नाम लेकर कर सकते हैं, वो नाउन हो जाएगा। अगर आप लोग के बदले में कोई यू सी, ही सी, अगर इस तरह के मैं वर्ड अप्लाई किया तो प्रोनाउन हो गया, लेकिन नाउन या प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जैसे विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, विशेषण कहलाता है, ठीक है। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तुम क्या हो, एक इंटेलिजेंट बॉय हो। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव है कि नहीं है, वो लड़का का विशेषता जाहिर कर रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंट उस लड़की की विशेषता प्रकट कर रहा है कि तुम एक सज्जन लड़का हो, ठीक है। तो इंटेलिजेंट यहां पर क्या हो गया डियर, और भी, और भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए यहां पर और भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला द किंग इज ब्रेव, राजा बहादुर है, द किंग, द किंग इज ब्रेव, राजा क्या है, बहादुर है, राजा क्या है, बहादुर है। ये जो किंग है इसकी विशेषता प्रकट की जा रही है ब्रेव के द्वारा। किंग क्या हो गया, एक व्यक्ति है, राजा है, द किंग इज ब्रेव, ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया डियर, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द किंग इज ब्रेव, राजा बहादुर है, यानी कि ब्रेव वर्ड क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ये राजा का विशेषता प्रकट कर रहा है, राजा बहादुर है, द किंग इज ब्रेव, राजा क्या है, बहादुर है, राजा बहादुर है, राजा बहादुर है, ठीक है। इस बात को यहां पर आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे डियर, ठीक है। तो यहां पर मैंने डिफाइन किया, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल गुड, बैड, इंटेलिजेंट, वाइट, एक्स्ट्रा, ब्रेव। हिंदी में इसको मैंने डिफाइन किया हूं, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, विशेषण कहलाता है, संज्ञा या सर्वनाम की दोनों की विशेषता को प्रकट करता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा हूं, नाउन या प्रोनाउन दोनों को क्या करता है, क्वालिफाइज करता है,
जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। द किंग इज ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउ इट इज कंफर्म, देयर इज नो प्रॉब्लम डियर। ठीक है, अब चलते हैं हम वर्ब की ओर, यानी कि क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिया, जिसको कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं डियर, वर्ब। और इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं डियर, क्रिया कहते हैं। चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं क्रिया को। ठीक है, व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या है। ए वर्ब इज ए वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला, ए वर्ब इज ए वर्ड। ठीक है, ए वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग, टू से समथिंग, टू से समथिंग। ठीक है, ए वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग, ए वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग about some person, place or thing, about about किसके बारे में, किसके बारे में, about some person। ठीक है, about person, place or thing, about person, about person, place यानी स्थान, या थिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला हिंदी में आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के विषय में, जो किसी स्थान, जो किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु, ये तीनों की प्रक्रिया में वस्तु के, क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु के विषय में, के विषय में, के विषय में बताना चाहता है, बताना चाहता है, बताना चाहता, किस तरह का बताना चाहता है, मैंने किसी कार्य का करना या होना। बताना चाहने का मतलब क्या है, अर्थात इनके संदर्भ में, इनके संदर्भ में, अर्थात इनके संदर्भ में किसी कार्य का, इनके संदर्भ में किसी कार्य का, किसी कार्य का करना या होना, या होने के संदर्भ में, अर्थात इनके संदर्भ में किसी कार्य का करने या होने के संबंध में, संबंध में बताना चाहता है, बताना चाहता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर करना है, ये भी आपको, जिससे ये वर्ब क्या करेगा, एक ऐसा शब्द है जो टू से समथिंग, कुछ कहना चाहता है, अबाउट पर्सन, व्यक्ति के बारे में भी, प्लेस के बारे में भी, और आपका, और आपका किसके बारे में, थिंग्स। ठीक है, थिंग्स एक्स्ट्रा, यानी कि क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के विषय में बताना चाहता है, अर्थात इनके संदर्भ में किसी कार्य का करना या होना के संबंध में बताना चाहता है। बताने का मतलब इसमें कुछ राज छिपा हुआ है, मतलब कोई पूछ सकता है किस संबंध में,
तो इन द केस ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा है, किसी स्थान पर कोई कार्य हो रहा है, किसी वस्तु के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तो एक्शन को दर्शाएगा, उसके कार्य को दर्शाएगा, वही वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाएगा। ही एक्सप्रेसेस द एक्शन। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो आइए हम देखते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देते हैं डियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैंने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ द अर्थ मूव्स around the sun। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला, द अर्थ द अर्थ मूव्स द अर्थ मूव्स, या और मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, इससे अच्छा आप इससे समझिए। मैं अगर लिखा यू राइट एन एशे, यू राइट एन एशे, आप यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए, ये एग्जाम्पल से काफी अच्छा से समझ लेंगे, एनालाइज करेंगे। तो यू राइट एन एशे, तुम निबंध लिखते हो, तुम निबंध लिखते हो, तुम निबंध लिखते हो। अब जरा ध्यान से देखिए डियर, तुम ये प्रोनाउन है, तो उसके द्वारा क्या एक्शन हो रही है, लिखने का एक्शन हो रहा है, लिखने का एक्शन हो रहा है, यहां पर लिखने का एक्शन हो रहा है। तो राइट क्या हो गया, वर्ब हो गया। राइट यहां पर क्या हो गया, यहां पर समझ सकते हैं, राइट इजकल टू वर्ब, क्या हो गया डियर, ये आपका वर्ब हो गया, राइट इजकल टू वर्ब। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारे वर्ब हैं, आप लिख सकते हैं माय डियर यहाँ पर। जैसे राइट लिखना, टीच पढ़ाना, ठीक है, मेक बनाना, स्पीक बोलना, ये सब कार्य हो रहा है। ठीक है, जंप कूदना, ये भी एक कार्य हो रहा है। ठीक है। ठीक है। गाना, सिंग माने क्या होता है, गाना, रन दौड़ना, ठीक है, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, एक्स्ट्रा इत्यादि, ये सभी क्या है, ये आपका वर्ब यानी क्रिया है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि वर्ब से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ब, वर्ब द्वारा आप क्या समझते हैं। तो वर्ब का हिंदी क्रिया होती है। मैं फर्स्ट डिफिनेशन इंग्लिश में तुम सिंपल वे में तरीके में दिया हूं, ए वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग अबाउट पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताना चाहता है, लेकिन किस संदर्भ में, अर्थात इनके संदर्भ में किसी कार्य का करना या होने के संबंध में बताना चाहता है, कि उसके द्वारा एक्शन क्या चल रही है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, सेंटेंस एग्जाम्पल लिया हूं, यू राइट एन एसे, तुम निबंध लिखते हो, तो उसके द्वारा लिखने की एक्शन हो रही है। क्या निबंध लिखने की एक्शन हो रही है, तो जो राइट है यही तो वर्ब है, यही तो एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। यू राइट एन एशे, ठीक है, तुम निबंध लिखते हो। इस प्रकार से दे आर सो मेनी वर्ब हियर, बहुत सारे यहां पर वर्ब में लिखा हूं, जैसे राइट लिखना, टीच पढ़ाना, मेक बनाना, स्पीक बोलना, जंप कूदना, और सिंग गाना, रन मिस दौड़ना, रीड मिस पढ़ना, और आपका प्ले मिस खेलना, एक्स्ट्रा। इस तरह से जितने भी आप वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, राइट टीच मेक स्पीक जंप सिंग रन रीड प्ले एक्स्ट्रा, ये आपका क्या है, वर्ब है डियर। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा डियर। हाँ चलिए, अब आइए, अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपका टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब।
ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बताना चाहते हैं। चलिए आइए, टाइप्स ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, ठीक डियर, ये क्या है? क्रिया के प्रकार। ठीक है, तो मैं एक चीज पहले बता दूं, कंफ्यूज करा सकता है। क्रिया के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जो एक्टिव है जो प्रचलन में जाते हैं, अपडेट जाते हैं, जिसको पढ़ाया जा रहा है, जहां से क्वेश्चन को पिकअप किया जा रहा है या क्वेश्चन जहां से पुटअप किए जा रहे हैं, उस वो उसके बेसिस पर हम आपको उसका प्रकार बता रहे हैं। ऐसे तो प्रकार बहुत सारा है, मैं 10-12 भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट 10 या 12 टाइप्स ऑफ दी वर्ब्स, देयर इज नो प्रॉब्लम्स, बट आई वांट टू डिस्क्राइब दोज टाइप्स ऑफ टाइप्स those are active and popular and these are the important at the class of examination, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो और ज्यादा करके प्रचलन में चल रहा है, उसको मैं बताऊंगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी तो बहुत ज्यादा होता है मैं लिख सकता हूं, लेकिन आपके लिए जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंटों के लिए जो यूजफुल है क्लासिफिकेशन, उसी को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो मैं बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन या लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, इसके बाद मेन या इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। चलिए इसका हिंदी भी मैं लिख देता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव कर्मक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, मेन या लेक्सिकल मुख्य क्रिया। आइए, ट्रांजिटिव क्या कहते हैं भाई? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और इसको कहते हैं मेन या लेक्सिकल वर्ब को मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। चलिए ये भी समझ लीजिए, थोड़ा इस पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्ब को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे होंगे डियर। क्रिया के प्रकार, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, मेन या लेक्सिकल वर्ब, मेन या लेक्सिकल वर्ब मुख्य क्रिया। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। और हाँ, चलिए अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना चाहता हूं। ठीक है, आप इसमें और भी बताना चाहता हूँ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होता है। मॉडल को मैं बताया था, मॉडल भी आपको बता दे रहे हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जो आपकी ये ऑक्सिलरी वर्ब की गदारे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी भी होता है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। जो प्राइमरी में होता है उसमें इजे, मारा, वेयर हो जाएगा, टू, डज, डिड वगैरह हो जाएगा। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, यूज टू, इस तरह के मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन मैं शुरू से बता रहा हूं, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है डियर, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी शब्दों को मैं विच्छेद करूं, संधि विच्छेद करूं, आप हिंदी में पढ़े होंगे संधि विच्छेद क्या होता है, तो हो जाएगा स
धन कर्मक, जिसके साथ कर्म पाया जाता हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा ही प्लेज, वह खेलता है, तो इसके साथ क्या खेलता है कोई गेम का पता नहीं है, उसके पास कर्म नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, उसमें केवल प्रोनाउन से ही प्रोनाउंस हो गया, प्ले खेलना क्रिया हो गया। अगर मैं बोला ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो क्रिया का जिस पर फल प्राप्त हो रहा है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ये कर्मक क्रिया हो गया। ही प्लेज अकर्मक चला जाएगा, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ही प्लेज फुटबॉल बोल दिया तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया हो गया। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रांजिटिव वर्ब को, सकर्मक क्रिया के बारे में। तो आपको पता चल गया सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके साथ कर्म भी पाया जाता है, ऑब्जेक्ट पाया जाता है, उसको हम यानी कर्म पाया जाता है, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक उल्टा आपका आता है, ये तो हो गया, आ गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिस माने होता है नहीं, जिसके साथ कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने बोला ही रीड्स, क्या पढ़ता है कुछ पता नहीं, ही रीड्स द फिजिक्स या ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, अगर मेरे पास ही रीड्स दे रहा हूं वह पढ़ता है, शी रीड्स वह पढ़ती है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के दायरे में जाएगा, यानी कि वहां पर कर्म नहीं है। आइए नाउ ऑक्सिलरी वर्ब, जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया, जो मेन वर्ब के लिए सहायता करता है। जैसे मैंने कहा वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये सहायक क्रिया इज एम आर हो गया, चाहे मॉडल में हो चाहे आपके प्राइमरी में हो, लेकिन वो सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो सहायक क्रिया, जिसके नाम से ही दिख रहा है सहायक का मतलब हेल्पर, सहायता करने वाला। ठीक है, तो वो क्रिया जो सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है, वो आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कहलाता है। आइए मेन या लैक्सिकल वर्ब क्या होता है, जिसको हिंदी से ही स्पष्ट हो जा रहा है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, जैसे राइट, रीड, ये सब मेन वर्ब हैं। ये सब क्या है, मेन वर्ब है, इसके साथ हेल्पिंग और भरे ईजे मार लगाइए वो अलग मैटर, लेकिन ये सब मेन वर्ब होता है। तो मुख्य क्रिया वे होती है जिनका पहला अपना रिकॉर्ड होता है, अपना उनका खुद का जो ओरिजिन हुआ है, जैसे कि लिखना तो राइट, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लिखना का अंग्रेजी राइट है तो राइट है। इसके बाद इधर उधर उसको करना सहायक क्रिया के द्वारा हम टर्निंग लेते हैं, उसको हम अपने स्तर से टेंस के अकॉर्डिंग या उस ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तुम लोग खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, लेकिन प्ले दिस इज द मैन वर्ब। नाउ ये हो गया आपका मेन वर्ब, आपको पता चल गया। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अब तो मेरे समझ से, और मैं मॉडल हेल्पिंग पर तो बता ही दिया, ये भी एक सहायक क्रिया है, जैसे वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड, तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, हम लोग को स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल, हम लोग को निश्चित रूप से अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, या हम लोगों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी आर टू फॉलो, वी आर टू ओबे द पेरेंट्स, वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, ओबे मींस होता है आज्ञा का पालन करना, हमें ट्रैफिक के रूल में ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, वी आर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक, ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आर टू कहाँ प्रयोग करना है, जैसे मैंने मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ाते समय सब कुछ बता डाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि कैन कहाँ प्रयोग करेंगे, बे कहाँ प्रयोग करेंगे, माइट कहाँ प्रयोग करेंगे, आर टू कहाँ प्रयोग करेंगे, ये भी एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल का मतलब इस ये वो मूड बताता है, वो कर सकता है, जाना चाहिए, सलाह वगैरह बहुत कुछ दर्शाता है, पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है, आपका संभावना व्यक्त करता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और आपको क्या करता है, सजेस्ट भी करता है और एडवाइस भी देता है। ठीक है, तो बहुत कुछ इंडिकेट करता, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया बता दिया, सहायक क्रिया प्राइमरी या मॉडल हेल्पिंग जो भी हो वो सहायक क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया भी बता दिया, सकर्मक क्रिया भी बता दिया, ये भी कंफर्म हो गया। चलिए, हम्म, अब आइए। ठीक है डियर, अब आता है एडवर्ब। क्या आता है डियर, एडवर्ब,
जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं डियर? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं इसको? क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश। सबसे पहले इनको इंग्लिश में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज एन, ठीक है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट, an adverb is a word that, मैंने क्या बोला? an adverb is a word that modifies the meaning, modifies the meaning, ठीक है। an adverb is a word that modifies the meaning, ठीक है, is a word that modifies the meaning of a verb and adjective, of a verb and adjective, ठीक है, ये चीज है। द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर एनदर एडवर्ब, ये भी हो जाएगा, आर एनदर एडवर्ब, आर एनदर एडवर्ब है, ठीक है, आर एनदर एडवर्ब, ठीक है, यूज्ड इन द सेंटेंस, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, यूज्ड इन द सेंटेंस, यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। ये आपका एडवर्ब का क्या है? डिफिनेशन है। वर्ब का क्या है डियर? डिफिनेशन है। तो आइए चलिए हिंदी में भी बता देता हूं। क्रिया विशेषण वह शब्द है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वह शब्द है, क्रिया विशेषण वह शब्द है। किस प्रकार का शब्द है भाई? क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वर्ब एडजेक्टिव या जो वर्ब एडजेक्टिव, जो वर्ब एडजेक्टिव तथा बाद में प्रयुक्त, ठीक है, तथा बाद में प्रयुक्त अन्य प्रयुक्त एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। अन्य का मतलब जो अन्य एडवर्ब भी पाया जाएगा, बाद में प्रयुक्त हो, ठीक है, हाँ, बाद में प्रयुक्त हो अन्य प्रयुक्त एडवर्ब के, अन्य प्रयुक्त एडवर्ब की क्या करता है? विशेषता प्रकट करता है, विशेषता प्रकट करता है, विशेषता प्रकट करता है। क्या करता है ये? विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। प्रयुक्त अन्य प्रयुक्त तथा बाद में प्रयुक्त अन्य प्रयुक्त एडवर्ब की क्या करता है? विशेषता प्रकट करता है। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है,
ठीक है, क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हैप्पीली, लाउडली, ठीक है। हैप्पीली, लाउडली, ये सब सारी चीजें हैं। हैप्पीली, ठीक है, लाउडली, लाउडली, ठीक है, स्लोली, स्लोली, एक्स्ट्रा। और इसका पकड़ने का मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक ट्रिक्स बता रहा हूँ डियर, आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिखा हूँ कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई से करता है किस चीज को? द मीनिंग ऑफ ए वर्ब को भी, एक वर्ब को भी, एन एडजेक्टिव को भी, और यही नहीं आपको अनदर एडवर्ब को भी क्या करेगा? मॉडिफाइज करेगा, जो सेंटेंस में प्रयोग किए गए हैं, यूज्ड इन द सेंटेंस में। यानी कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वर्ब क्या करता है भाई? सो वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, तथा बाद में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हैप्पीली और लाउडली, स्लोली, एक्स्ट्रा, रैपिडली, वेरी, सब जो है चला जाएगा। ठीक है, हैप्पीली। जरा इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं सेंटेंस एग्जांपल भी देकर क्लियर कर दूंगा आपको। पहला, जैसे मैंने आपको दे रहा हूं, ही वेंट आउट हैप्पीली, ही वेंट आउट, ही वेंट आउट हैप्पीली, ही वेंट आउट हैप्पीली, पहला एग्जांपल। जिसका दूसरा एग्जांपल है ही वेंट आउट हैप्पीली, ही स्पोक लाउडली, ही स्पोक, ही स्पोक लाउडली, ही स्पोक लाउडली, ठीक है, ही स्पोक लाउडली। चलिए ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, इसका हिंदी भी बता दे रहा हूँ ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए। ही वेंट आउट हैप्पीली, वह प्रसन्नता से बाहर चला गया, वह प्रसन्नता से, वह प्रसन्नता से बाहर, वह प्रसन्नता से बाहर चला गया, वह प्रसन्नता से बाहर चला गया। दूसरा है ही स्पोक लाउडली, जरा इसका हिंदी आप लोग बनाइए। ही स्पोक लाउडली, वह तेजी से बोला, किसे बोला? वह तेजी से बोला, वह तेजी से बोला, ठीक है, ये भी आपका कंफर्म हो गया। चलिए यहाँ पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ डियर। तो यहाँ पर ये जो चीज आप देख रहे हैं, यानी कि क्रिया विशेषण को, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं क्रिया किस तरह से चल रही है। क्रिया विशेषण अगर संधि विच्छेद करें तो क्रियाधन विशेषण, और क्रिया की विशेषण बताएगा तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैंने लिखा हूं कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज करेगा, क्या करेगा? मॉडिफाइज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? मॉडिफाइज करेगा द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और अनदर एडवर्ब को। हिंदी में देखा जाए, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा बाद में प्रयुक्त अन्य प्रयुक्त एडवर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हैप्पीली, लाउडली, स्लोली, इस तरह से इसका पकड़ने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ डियर। जिन शब्द में एलवाई अक्सर देखेंगे आप, तो वहां पर समझ जाइएगा कि ये क्या है, आपका मोस्टली ऐसे शब्द जो है एडवर्ब के दायरे में जाते हैं, एडवर्ब के क्राइटेरिया में जाएगा। हैप्पीली, लाउडली, स्लोली, ठीक है,
जैसे मैंने कहा ही वेंट आउट हैप्पीली, वह प्रसन्नता से बाहर चला गया। ही स्पोक लाउडली, वह तेजी से बोला। लाउडली में होता है तेजी से, जोर से। तो ये हो गया आपका एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। आई थिंक इसकी भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका मैंने इंग्लिश डिफिनेशन, हिंदी डिफिनेशन, नीचे सेंटेंस एग्जांपल और सेंटेंस एग्जांपल के साथ साथ मैंने उसके वर्ड एग्जांपल भी दिया हूँ, जो कि आपको सारा कुछ मैटर इसमें समझ में आ गया होगा डियर। अब चलते हैं आगे की ओर। ये मॉडिफाइज करता है। हाँ, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी बता देते हैं आपको। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के प्रकार, ठीक है डियर। क्रिया विशेषण के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण के प्रकार। चलिए, पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ठीक है डियर। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन एंड निगेशन, एंड निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ठीक है। हाँ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स या एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है। एक लास्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स। चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा इसको हम अच्छे से लिख देते हैं डियर। एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव, या इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए, जो मैंने बोला रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है? रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स कितना हो गया टोटल डियर आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया काइंड्स या टाइप्स ऑफ
एडवर्ब्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हिंदी भी मैं लिख देता हूं आपको, लेकिन जगह तो नहीं है। चलिए अच्छा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। पहला नंबर, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, मैं नंबर वाइज बोल रहा हूं। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है समय सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी देख लिया जाए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी चौथा नंबर पर है, इसका मतलब होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है, ठीक है, विधिवाचक क्रिया विशेषण। मैनर का मतलब होता है विधि या ढंग। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्स ऑफ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्स की बात करें तो ये होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्स की बात करें तो संबंधवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि इसको समझना, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। जो आप ये वर्ड देख रहे हैं, एडवर्स का मतलब क्रिया विशेषण, ये टाइम का मतलब समय, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण या समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और प्लेस का मतलब स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर का मतलब संख्या, तो संख्यावाचक क्रिया विशेषण। क्वांटिटी का मतलब मात्रा या परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्वांटिटी। एडवर्स ऑफ मैनर का मतलब विधिवाचक क्रिया विशेषण। रीजन का मतलब कारण होता है तो कारणवाचक क्रिया विशेषण। अफर्मेशन का मतलब सकारात्मक, निगेशन का मतलब नकारात्मक, यानी कि ये सकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका हिंदी भी आप इस तरह से आराम से आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। देख लीजिए माय डियर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। समय सूचक, समय सूचक, स्थान वाचक, संख्यावाचक। प्लेस का मतलब स्थानवाचक। तो समय, स्थान, नंबर संख्यावाचक, समयवाचक, स्थानवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और विधिवाचक, कारणवाचक, सकारात्मक नकारात्मक वाचक एंड प्रश्नवाचक वाचक एंड संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इनके द्वारा भी आप नाम आप हिंदी में जान सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि एडवर्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण और इनको तो आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग डियर, ये अपना स्तर पर कार्य करते रहते हैं। अब आइए प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अगला क्या है डियर, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं संबंध, संबंधवाद, हाँ, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक शब्द। ठीक है, हाँ, संबंध सूचक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय भी बोल सकते हैं, संबंध सूचक अव्यय भी बोल सकते हैं, संबंध सूचक शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक, पहले डिफाइंड इसको करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक शब्द। ठीक है, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ठीक है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used with a noun or pronoun, used with, used with a noun, a noun or pronoun, noun or pronoun. A preposition is a word used with, a preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person, to show how the person
ठीक है, टू शो हाउ द पर्सन, पर्सन प्लेस आर थिंग, पर्सन प्लेस आर थिंग, ठीक है, प्लेस आर थिंग, टू शो हाउ द पर्सन प्लेस आर थिंक, denoted by the noun या pronoun, denoted by the, ठीक है, प्लेस या थिंग डिनोटेड बाय द नाउन या प्रोनाउन, डिनोटेड बाय द नाउन या प्रोनाउन, ठीक है डियर, डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन, denoted by the noun or pronoun, stands in relation, stands stands in relation to something else, in relation, ठीक है, stands in relation, stand in relation to something else, ठीक है, stands in relation to something else, to something else। अब मैं इसको हिंदी भी बता दे रहा हूं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा टीयर, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन प्लेस और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन या प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ, ठीक है डियर, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ, ठीक है डियर, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या करता है, प्रयोग में आकर, ठीक है, प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित, उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित, या प्रोनाउन द्वारा सूचित, ठीक है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध क्या करता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान का संबंध किसी अन्य नाउन, यानी कि वस्तु स्थान का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, प्रोनाउन से ये क्या करता है, संबंध क्या करता है, प्रकट करता है, संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से
किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। क्या करता है डियर? प्रदर्शित, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्थान का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। चलिए आइए, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान। पहली बात तो इसका किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इसका स्थान देखने को मिल जाता है, ये अपना स्थान ले लेता है। लेकिन फिलहाल इसको मैंने जो ये डिफिनेशन लिखा हूं, ये विस्तृत डिफिनेशन है। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन या प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन, प्लेस और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन या प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। यहां पर आप समझ सकते हैं, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ठीक है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन or pronoun to show how the person, to show how the person place or thing, how the person place or thing denoted by the noun या pronoun stands in relation to something else। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर, के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा, उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है? प्रदर्शित करता है। किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया डियर, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डियर, यहां आप समझिए, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए, अब टेबल एक नाउन है, क्या है? नाउन है कि नहीं है? टेबल एक मेज, एक नाउन के दायरे में जाएगा। अब नाउन से पहले मान लीजिए यहां लेते हैं ऑन लगा हुआ है, फिलहाल इसके पहले ही है, तो ऑन क्या हो गया डियर? प्रीपोजिशन हो गया। ऑन क्या हो गया यहां पर? प्रीपोजिशन हो गया। ये इसके संबंध में ये अपने को प्रदर्शन दे रहा है। प्रयोग में आकर नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित कर रहा है। तो बिल्ली भी एक नाउन है और टेबल भी एक क्या है? नाउन है। इसका संबंध प्रकट कर रहा है, कैट का संबंध प्रकट कर रहा है टेबल के साथ। क्या है कि द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली मतलब मेज पर बैठी हुई, एक तरह से समझ लीजिए, बिल्ली मेज पर है, उसके सतह पर है, टेबल पर। तो मैंने लिखा द कैट इज ऑन द टेबल, रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हाँ, संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से। तो अन्य नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा है, तो द कैट भी एक नाउन क्राइटेरिया में है और टेबल भी एक नाउन क्राइटेरिया में है, लेकिन संबंध क्या जोड़ा? ऑन जोड़ दिया। बिल्ली का संबंध मेज पर बैठी हुई है, उस पर है, जैसे भी है, लेकिन मेज पर है बता रहा है। तो बिल्ली का संबंध मेज पर पाया जा रहा है। द कैट इज ऑन द टेबल, इट इज माई ओपिनियन डियर, ये मेरा राय है कि आप इस संबंध प्रकट कर रहा है किसी अन्य नाउन के साथ। कैट भी क्या एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, तो ये संबंध प्रकट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, दूसरा एग्जांपल, द द गर्ल इज इन द रूम, या प्रिया, प्रिया इज इन द रूम। आप जरा एक बात बताइए, प्रिया भी एक नाउन है, प्रिया क्या है? एक नाउन है,
ठीक है। और रूम भी एक नाउन है, लेकिन इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। हम्म, तो इन भी क्या हो गया यहाँ पर, ये संबंध बता रहा है कि प्रिया कमरे में है, तो इन क्या हो गया आपका, इन बराबर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे प्रीपोजिशन है, मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल प्रीपोजिशन का, जैसे मैं कई बार पढ़ाया भी हूं डियर, जैसे ऑन एट, ऑन, अपान, टू, ठीक है, इन, इनटू, एक्स्ट्रा इत्यादि बहुत सारा है। अगर मैं लिखूं तो बोर्ड भी भर जाएगा, इतने सारे प्रीपोजिशन है। क्योंकि प्रीपोजिशन लोकेशन को भी दर्शाता है, दिशा को भी दर्शाता है। ठीक, जैसे कि दिशा में आपका टू लग गया, फ्राम लग गया, वो स्कूल से आ रहा है, वो स्कूल को जा रहा है। तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो लोकेशन को भी इंडिकेट करते हैं, स्थान को इंडिकेट करते हैं, प्लेस को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनके कार्य हैं। और इस बहुत सारे प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं व्हाट्सएप पे स्पीच को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि और भी टॉपिक पढ़ानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड पे ले जा रहा हूं डियर। तो यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है, एट हो गया, ऑन हो गया, पान हो गया, टू हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, एक्स्ट्रा। और इसकी मैंने यहाँ पर इंग्लिश डिफिनेशन दिया हूँ, और यहाँ पर हिंदी डिफिनेशन भी दिया हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कंफर्म हो गया। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रनाउन से प्रदर्शित करता है। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन प्रीपोजिशन हो गया। प्रिया इज इन द रूम, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया इस सेंटेंस में। और मैंने यहाँ वर्ड एग्जांपल भी लिया हुआ हूँ, एट, ऑन, अपॉन, टू, इन, इनटू, प्रीपोजिशन है, एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए, प्रीपोजिशन के भी कुछ हम बता ही दे रहे हैं, प्रकार लिख दे रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो यूजफुल हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से यूजफुल, उन्हीं को मैं प्रीपोजिशन बता रहा हूँ। हालांकि प्रीपोजिशन बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, कभी मैं इसको आपको बता दूंगा। चलिए, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के प्रकार, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन के प्रकार। आइए, प्रीपोजिशन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन के प्रकार। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ये सारे चीजें होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल, सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड फ्रेज पार्टिसिपल, कंपाउंड फ्रेज, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के प्रकार है, सिंपल, ठीक है, कंपाउंड, फ्रेज, पार्टिसिपल, ठीक है। आइए, ये प्रीपोजिशन के क्या है डियर, प्रकार हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है।
फ्रेज प्रीपोजिशन और आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और ये सारा क्या हो गया डियर? क्लियर हो गया। ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डियर। ठीक है, अब आइए कंजक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंजक्शन की। ये तो हो गया कंजक्शन। कन कंजक्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं संबंध, संयोजक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक। संयोजक, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। पहले इंग्लिश में कर देते हैं, ठीक है। दोज वर्ड विच डू conjunction is the word conjunction is the word conjunction conjunction is the word कंजक्शन एक ऐसा शब्द है, कंजक्शन जिसको कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं डियर? संयोजक। कंजक्शन इज द वर्ड, ठीक है, कंजक्शन इज द वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, दैट ज्वाइंस that joins two words, two words, that join two words, ठीक है, are sentences, are sentences, एक्स्ट्रा इत्यादि, एक्स्ट्रा इत्यादि, ठीक है। तो यहां पर आप समझ पा रहे होगे कंजक्शन इज द वर्ड, कंजक्शन इज द वर्ड that joins that joins that joins two words, that joins two words are sentences extra, ठीक है। हम्म हम्म इट इज नोन एज कंजक्शन या इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है भाई? इज कॉल्ड कंजक्शन, इज कॉल्ड कंजक्शन। ये क्या कहलाता है डियर? कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी कि ये जोड़ने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, कंजक्शन इज द वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, या तो शब्दों को या तो वाक्यों को। ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। और ये इसको जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं वो कनेक्टिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड, संयोजक शब्द कहिए चाहे कंजक्शन कहिए, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल conjunction is the word that joins two words या sentences। जैसे आप समझ सकते हैं, एंड हो गया, एंड, बट, दैट, ठीक है, एक्स्ट्रा। एंड हो गया, बट हो गया, दैट हो गया, ठीक है।
एंड बट दैट वेयर देयर वेयर भी जब कंजक्शन काम करता है, ठीक है, वैन भी कंजक्शन का काम करता है, दैट भी कंजक्शन का काम करता है, ठीक है, बट भी कंजक्शन का काम करता है, एक्स्ट्रा इत्यादि। तो वेयर और विच, हु, हुम, सब कंजक्शन काम करते हैं, एक्स्ट्रा लेवल पर भी सब काम करते हैं, यानी कंजक्शन का भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने बोला मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन आर सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन ran fast but he missed the train. मोहन ran fast. मोहन ran fast. मोहन तेज दौड़ा। मोहन ran fast but he missed the train. but but he missed the train, वो ट्रेन को छोड़ दिया, मिस कर गया। but he missed the train। ठीक है, ये आपका कंजक्शन भी कंप्लीट हो गया डियर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज कंजक्शन। आई हैव टू already announcement or explain about the conjunction. Conjunction is a connecting word, you can say. He joins the different of the sentences as word, that is called conjunction. Okay, conjunction is the word that joins the two words या सेंटेंसेस या वाक्य को जोड़ेगा या शब्दों को जोड़ेगा, वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे एंड बट दैट एक्स्ट्रा, ये कंजक्शन है। दे आर सो मेनी कंजक्शन वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड्स। जैसे मैंने बोला मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन और सोहन क्या है, दोस्त हैं। मोहन रैन फास्ट, मोहन तेज दौड़ा, बट लेकिन ही मिस्ड द ट्रेन। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर शब्द को जोड़ा है। मोहन एक शब्द है, नाउन है, ये एक शब्द है, इनको भी जोड़ने का काम किया है एंड। अब सेंटेंस को देखिए, यहां से यहां तक फर्स्ट सेंटेंस है और यहां से यहां तक दो सेकंड सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, लेकिन जोड़ रहा है बट। पहला सेंटेंस बता रहा है कि मोहन रन फास्ट, मोहन तेज दौड़ा, और सेकंड में कह रहा है कि नहीं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, बट लेकिन ही मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर गया। बट ही मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन को छोड़ दिया, मिस कर गया, यानी बट भी जोड़ दिया। तो दो शब्दों को भी कनेक्ट करता है, दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया डियर। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। ये क्या होता है भाई, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन INTERJECTION, यानी कि विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं डियर, विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मय का काम कराएगा। ठीक है, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक, विस्मय सूचक, ठीक है, या विस्मय सूचक, विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक, दोनों नाम से आप इंडिकेट करता है, ये निर्देशित करता है, आप समझ सकते हैं। आइए पहले इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं इंग्लिश में डिफाइन करते हैं यानी परिभाषित करते हैं इसको हम। इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य। शब्द से क्या दिख रहा है? विस्मय कराने वाला यानी आश्चर्य कराने वाला। चाहे खुशी, जीवन में दोनों चीज लगी रहती है, कभी खुशी तो कभी गम, और दोनों में आश्चर्य होते हैं। कभी खुशी आ गया, हैप्पीनेस आ गया तो भी लोग आश्चर्य होते हैं, अचानक कोई घटना घट गई या गम भी आ गया तो भी लोग आश्चर्य होते हैं। तो जीवन में जो कहावत कही गई है कि जीवन में जो कभी खुशी और कभी गम होता है, दोनों में लोग विस्मय होते हैं। यानी वे शब्द जो विस्मय का काम करेंगे, आश्चर्य का काम करेंगे, सरप्राइजिंग फैक्ट को, सडन फीलिंग को शो करेंगे डियर, वो आपका इंटरजेक्शन के दायरे में जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य। इसका डिफिनेशन में लिख दे रहा हूं। एन इंटरजेक्शन इज अवार्ड, एन इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन, ठीक है, एन इंटरजेक्शन इज अवार्ड विच एक्सप्रेसेस, is award which expresses, an interjection is award, an interjection is award, award expresses which expresses, जो प्रकट करता है, क्या करता है? प्रकट करता है। एन इंटरजेक्शन इज अवार्ड, AWARD, अवार्ड विच expresses some sudden feeling of, या sudden feeling कर दीजिए, sudden feeling of, sudden feeling of heart, ठीक है, sudden feeling of heart, sudden feeling of heart, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए इसका डिफिनेशन। विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक वह शब्द होता है, बोधक वह शब्द होता है, वह शब्द होता है। किस प्रकार का शब्द होता है भाई? विस्मयादि बोधक वह शब्द होता है जो अचानक हृदय से निकलने वाले, जो अचानक हृदय से, जो अचानक, जो अचानक हृदय से, जो अचानक हृदय से, जो अचानक हृदय से निकलने वाले, जो अचानक हृदय से निकलने वाले, ठीक है, जो अचानक हृदय से निकलने वाले भावों को प्रकट करता है। क्या करता है? भावों को, भावों को प्रकट करता है, भावों को क्या करता है? प्रकट करता है, ये चीज है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा डियर इसका कॉन्सेप्ट इंटरजेक्शन का। देखिए इंटरजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, यानी हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक, यानी विस्मय का बोध कराने वाला या विस्मय सूचक, विस्मय का सूचना देने वाला। अब जरा ध्यान दीजिए, एन इंटरजेक्शन इज ए अवार्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। सडन फीलिंग मतलब दिल से जो निकलता है सडन फीलिंग, यानी कि हिंदी से स्पष्ट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वह शब्द है, होता है जो अचानक हृदय से, सडन माने अचानक होगा, निकलने वाले भावों को प्रकट करता है। अचानक हृदय से निकलने वाला भाव क्या करता है? प्रकट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हुर्रा या एलस, जैसे हुर्रा, हुर्रा या एलस एक्स्ट्रा, इटीसी, ठीक है, हुर्रा या
एलस, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला हुर्रा आई हैव पास्ट, हुर्रा आई हैव पास्ड, मैं क्या हो गया, पास हो गया। दूसरा हुर्रा आई हैव पास्ड, एलस द ओल्ड मैन, एलस, एलस या इस तरह भी लिख सकते हैं सी हैज फेल्ड, सी हैज फेल्ड, वो फेल हो गई। ठीक है, सी हैज फेल्ड, वो क्या हो गई, फेल हो गई। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य की बात कर रहा हूँ। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, यानी कि विस्मयादि बोधक वह शब्द होता है जो अचानक हृदय से निकलने वाले भावों को क्या करता है, प्रकट करता है। हृदय से निकलने वाले भावों को क्या करता है, प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, एलास, एलस एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्यतया चीजों को समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बकिया तो आप कर लेंगे। पहला सेंटेंस मैंने लिया हुर्रा आई हैव पास्ड, खुशी की जाहिर करने के लिए होरे शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग किया गया है और किया जाएगा, किसका रूल्स कहता है। मैंने कहा हुर्रा आई हैव पास्ड, खुशी में जब आता है तो हुर्रे वर्ड का प्रयोग करते हैं, मैं पास हो गया, ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है। दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया हूं वो है एलस सी हैज फेल्ड, दुख की बात है, हाय वो फेल हो गई। ठीक है, वो हाय नहीं जो हम जो खुशी के साथ करते हैं, वो हाय जो दुख में प्रकट करते हैं। एलस सी हैज फेल्ड, वो फेल हो गई। तो यहाँ पर दुख की बात, भावना को प्रकट किया जा रहा है। यानी ये यहाँ पर ये जाहिर हो गया, ये क्लियर हो गया कि इंटरजेक्शन इंडिकेट 2 पॉइंट्स, हैप्पीनेस एंड सॉरेनेस बोथ, दुख और सुख दोनों को, सडन फीलिंग को जो हृदय से निकलने वाली भाव होती है, दुख और खुशी की जो भावनाएं होती हैं उसको प्रकट करता है। तो डियर आपको समझ में, इंटरजेक्शन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी प्रयोग किया गया है, और एक्सक्लेमेशन मार्क इस बात को इंडिकेट करता है जो सडन फीलिंग की पॉइंट होती है उसको मार्क लगाई जाती है। सडन फीलिंग मार्क, हुर्रा आई हैव पास्ड, हुर्रा आई हैव पास्ड द INIS एग्जामिनेशन, हुर्रा आई हैव वन द मैच यस्टरडे, कल मैं मैच जीत चुका था, आई हैड वन द मैच यस्टरडे। तो इस तरह से आप जाहिर कर सकते हैं। खुशी में एलस सी हैज फेल्ड, एलस सी हैज नॉट qualified the her examination this year. There are so many examples and sentence examples may be create by you, आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं, आप बना सकते हैं। बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, अब आप कर सकते हो, कैन डू, देयर इज नो प्रॉब्लम डियर। और मैंने सेंटेंस एग्जांपल भी लिया हूं और वर्ड एग्जांपल भी लिया हूं। वर्ड एग्जांपल कहाँ है, आपका ये है वर्ड एग्जांपल एक्स्ट्रा, और ये सेंटेंस एग्जांपल हुर्रा आई हैव पास्ड, एलस सी हैज फेल्ड। इसमें आदि बोधक वह शब्द होता है जो अचानक हृदय से निकलने वाले भावों को क्या करता है, प्रकट करता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला थोड़ा चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत लंबा खींच के ले जाएंगे, अगर डीप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा अगर गहराई से ले जाएंगे तो टाइम टेक करेगा। तो चूंकि अन्य जो टॉपिक हैं वो छूट जाते हैं थोड़ा ज्यादा समय देने के चक्कर में, तो मैंने आज काफी मेहनत के साथ मैं इस चीज को मैं खत्म करना चाहा कि इसके सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में से 1 शॉट वीडियो हम देते हैं, 1 शॉट वीडियो की तरह इसको खत्म ही कर दिया जाए, ताकि आगे की जो क्लास जो टॉपिक है उसकी कार्यवाही को जारी किया जाए और अच्छे से पढ़ाया जाए अन्य टॉपिक को लेकर भी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूर्णतया इस वीडियो में खत्म कर दी गई। उसको डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसकी एग्जांपल, सेंटेंस एग्जांपल, पूरी मैटर को ध्यान में समाहित करते हुए। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा डियर। आप लोग क्लास में रूबरू रहे, बहुत ही अच्छा लगा।
और आप लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा, हमें कमेंट के द्वारा बताएं। और आपका सपोर्ट हम लोग के साथ बनी रहे। थैंक यू सो मच डियर, टेक केयर, बाय, लव यू।